जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जब जयचंद की उम्र 16 वर्ष की थी तब उसके यहाँ चंद्रमा के समान दीपवती कुमारी संहिता ने जन्म लिया था। यह कन्या बहुत ही रूपवती थी। जब संहिता की उम्र 12 वर्ष की हुई तब जयचंद राजसूय यज्ञ करने का विचार कर रहा था। 12 वर्ष की उम्र में ही सब कोई संहिता की सुंदरता में रहते थे। जयचंद भी उससे बहुत प्यार करता था। जयचंद ने लाड प्यार का इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि संहिता दिनों दिन हट्टी बनती चली गई, परंतु इस हट का परिणाम क्या होगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। बालूकराय जयचंद के भाई ने जयचंद से बालूकराय से परामर्श कर राजसूय यज्ञ करना चाहा। राजसूय यज्ञ में छोटे से बड़े सभी राजाओं को निमंत्रण देना होता है, इसलिए जयचंद ने विभिन्न प्रांतों के राजाओं को एकत्र करने के लिए निमंत्रण पत्र भेजने का विचार किया। कन्नौज राजमहल में अतिथि सत्कार और दान पुण्य के लिए सभी सामग्रियां जुटाई जाने लगी। उस समय जयचंद के मंत्री सुमंत ने बहुत कोशिश की कि ये करना उचित नहीं है। आजकल यज्ञ का सुचारू रूप से संपन्न होना संभव नहीं है, व्यर्थ ही बैठे बिठाए विरोध बढ़ने की संभावना है। परंतु जयचंद ने अपनी मंत्री की एक बात भी नहीं मानी, बल्कि उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि तुम पृथ्वीराज चौहान को यह पत्र लिखो कि दिल्ली राज्य पर हमारा और तुम्हारा दोनों का अधिकार है, इसलिए दिल्ली का आधा क्षेत्र हमें दे दो और यज्ञ में उपस्थित होकर यज्ञ का काम पूरा करो। ये बात सहज में नहीं होने वाली थी। बहुत कुछ समझाने पर भी जब जयचंद नहीं माना तब जयचंद के मंत्री सुमंत खुद ही पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए दिल्ली चले गए। सुमंत ने पृथ्वीराज चौहान को समझाया और यह निश्चय हुआ कि सभी सामंत एकत्र होकर इस विषय पर विचार करेंगे। इधर जब ये सब बातें हो रही थी तब जयचंद का भेजा हुआ एक अन्य दूत राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर आ पहुंचा। निमंत्रण पत्र में लिखा था कि तुरंत यहाँ आकर जयचंद की आज्ञा अनुसार राजसूय यज्ञ का जो भी कार्य सौंपा जाए उसका पालन कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने दूत को बहुत तरह से समझाया कि इस समय जयचंद का राजसूय यज्ञ करना किसी भी तरह से उचित नहीं है, इसलिए इस काम में वे हाथ न डाले। अतः तुम लोग जाकर अपने राजा को समझाओ। दूत और सुमंत वहां से लौट आए। सुमंत ने लौटकर फिर से समझाना चाहा, परंतु कौन सुनता है। इस समय तो जयचंद के माथे होनहार स्वर थी। उसे जब मालूम हुआ कि पृथ्वीराज चौहान न ही दिल्ली का आधा राज्य देना चाहता है, न ही उसका अधीनता स्वीकार राजसूय यज्ञ में शामिल होना चाहता है, तो उसके क्रोध का सीमा न रही। यवनी सेना प्रमुख खुरासान खां को बुलाकर राज्य की सुरक्षा का भार सौंपा और खुद ये विचार करने लगा कि पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर जबरदस्ती कैसे यहाँ लाया जाए, और ये काम सोचने जितना सहज नहीं था। ऊपर से यज्ञ का समय निकलने जा रहा था। डर था, इसलिए उसने आज्ञा दी कि पृथ्वीराज चौहान की सोने की प्रतिमा बनवाकर द्वार पर स्थापित कर दी जाए और यज्ञ का कार्य शुरू किया जाए। यही राय स्थिर हुआ और यज्ञ की तैयारियां होने लगी। यह समाचार भी पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा और पृथ्वीराज की प्रतिमा द्वारपाल के स्थान में रखे जाने का समाचार सुनकर पृथ्वीराज चौहान के सभी सामंत क्रोध से अधीर हो उठे। उन्होंने अपने महाराज का अपमान होते देख क्रोधपूर्वक पृथ्वीराज चौहान से खुद की अनुमति मांगी और उन सब ने एक स्वर से कहा कि हमें कन्नौज में इसी वक्त आक्रमण कर यज्ञ को विध्वंस कर देना चाहिए। परंतु सेनापति कैमास ने कहा कि अभी कन्नौज से युद्ध करने का सही अवसर नहीं है। जयचंद का बल बहुत ही बड़ा चढ़ा है और इसके साथ ही कन्नौज में छोटे छोटे बड़े नरपति भी उपस्थित है, इसलिए हमें खोंकदपुर में हमला कर जयचंद के भाई बालूकराय को मार डालना चाहिए। उसके मौत से जयचंद भारी सदमा लगेगा और यज्ञ स्वयं ही विध्वंस हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने कैमास की बात मान ली और बालूकराय को मारने के लिए चल दिए।
जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की सेना ने कन्नौज में कदम रखा, वैसे खोकंदपुर में चारों ओर हाहाकार मच गया और गांव उजाड़ दिया गया और जमींदार लोग पकड़े जाने लगे। चौहान सेना के इस उपद्रव से परेशान होकर प्रजा ने बालूक राय से फरियाद की कि बालूक राय बहुत वीर था। उसने ये समाचार सुनकर पृथ्वीराज चौहान को राज्य में उपस्थित होने से पहले ही रोकना चाहा। युद्ध की तैयारियां होने लगी। बालूक राय की सेना ने चौहान सेना को चारों ओर से घेर लिया। बहुत ही भयानक युद्ध होने लगा। बालूक राय इस समय अपने हाथी में बैठकर युद्ध कर रहा था। उसका हाथी ने चौहान सेना को रौंदने लगा था। ये देखकर चौहान सेना थोड़ी विचलित हुई, पर पृथ्वीराज चौहान ने उसके हाथी पर एक ऐसा वार किया कि उसका हाथी कराहकर जमीन में गिर गया। हाथी के गिरते ही चौहान सेना बलवती हो उठी और दुगने जोश से लड़ने लगी। बालूक राय हाथी के गिरने पर स्वयं ही जमीन पर गिर पड़ा। लड़ते लड़ते उसका सामना कान्हा से हो गया और कान्हा ने बालूक राय पर ऐसा वार किया कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बालूक राय के मरते ही सेना विचलित हो उठी और रण क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। इस युद्ध में बालूक राय के 5000 और पृथ्वीराज चौहान के 1300 सिपाही मारे गए। संग्राम के शत्रु सेना को परास्त कर पृथ्वीराज चौहान खोकंदपुर को लूटने के लिए अग्रसर हुए और उसे लूटकर दिल्ली लौट आए। उन्होंने अपने अपमान का बदला जयचंद से इस प्रकार लिया कि जिस समय ये समाचार जयचंद को मिला, जयचंद क्रोध से पागल हो उठा और उसने तुरंत ही अपने मंत्री को सेना तैयार करने की आज्ञा दी। यह समाचार सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जयचंद की रानी को जब यह समाचार मिला, तब उसने जयचंद को बहुत तरह से समझाया कि और कहा कि पहले क्षमता का स्वयंवर कर ले, बाद में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर लें, क्योंकि इस समय पूरे भारत भर से नरेश उपस्थित हैं। यह समाचार क्षमता को मालूम हुआ और क्षमता पहले से ही पृथ्वीराज चौहान की कृति सुनकर उन पर आसक्त हो रही थी। यह समाचार सुनकर वो खुद बहुत दुखित हुई। धीरे धीरे उसके मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति प्रेम का बीज फूट पड़ा और ये अंकुर कितनों ने ही देखा। जयचंद की रानी ने जयचंद को सारी बातें बता दी। जयचंद ने क्षमता को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु क्षमता ने अपने सहेलियों से स्पष्ट कह दिया था कि मैं दूसरे का वर्ण न करूंगी। दूती ने यह बात जयचंद से कही कि ये सुनकर जयचंद क्रोधित से हो उठा। तो दोस्तों आगे की वीडियो हम फिर जल्द से जल्द लाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर यूट्यूब वीडियो।